Hello students, today we are going to learn about investment accounts. So as per accounting standard, investment are the assets held by an enterprise for earning income by way of dividends. जो बिजनेस होता है उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। और ये जो पैसा कहाँ से प्राप्त करते हैं हम, जैसे कैपिटल से या लोन लेकर ये पैसा प्राप्त किया जा सकता है। और वो पैसे को हमको क्या करना पड़ता है, और पैसे में इंक्रीज़ होना चाहिए, हमेशा बढ़ेगा तभी तो हम तरक्की कर सकेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट करके आपके पास जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करके उसमें उसको बढ़ा सकते हैं आप। इसीलिए सिक्योरिटीज परचेज विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम और मैनेजमेंट कंट्रोल एंड और अमाउंट डिपॉजिटेड इन द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तभी इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मतलब कि अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई बिजनेस है, उसमें कैपिटल हो या फिर लोन या फिर गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट जो लोन होते हैं, जो अमाउंट्स जो सेफ्टी के लिए या फिर इनकम अर्न करने के लिए आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आप कहीं लगाते हैं, कहीं जमा करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट के जो टाइप्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये होता है कि इसमें कभी भी लंबे समय के लिए ये होता है, और इनका जो फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वो इसके ऊपर इंटरेस्ट इसका इफेक्ट नहीं करता है। और दूसरा होता है फ्लोटिंग इन्वेस्टमेंट। फ्लोटिंग में इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो भी एडवांटेज, जो फ्लक्चुएशन होना, मतलब कि अगर मान लीजिए सिक्योरिटी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, अगर गिर गया तो लॉस हो जाएगा, तो वो ऐसा वाला इन्वेस्टमेंट फ्लोटिंग इन्वेस्टमेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के बेसिस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जहाँ पे जो इंटरेस्ट रहता है वो प्री डिक्लेयर्ड रहता है। और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड सिक्योरिटीज़ होती हैं। उसके बाद में अनसर्टेन इनकम और डिविडेंड सिक्योरिटीज़ होती हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल दूं कि जैसे प्रेफरेंशियल शेयर में होता है, वहाँ पर जो डिविडेंड का परसेंट है वो पहले से फिक्स रहता है, पता रहता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को कि उसको इस रेट से डिविडेंड मिलेगा और जो प्रॉफिट होगा उस समय मिलेगा, जिस टाइप का भी प्रेफरेंशियल शेयर्स होता है। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वहाँ पे अनसर्टेन होता है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर को ये नहीं पता होता कि किस परसेंट से इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो उसको इनकम, जो उसको डिविडेंड के रूप में जो इनकम मिलती है वो ज़्यादा होती है। लॉस होता है तो कुछ भी नहीं मिलता। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सिक्योरिटी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो सकती है, या सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और अदर जो इस तरह के कॉरपोरेशन हैं उनकी, वो कहलाती हैं सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। स्टेट गवर्नमेंट की होगी पब्लिक, ये इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं। इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, इसमें जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको कि हिंदी में चालू विनियोग बोलते हैं, वो क्या होता है, ये ऐसा विनियोग होता है कि जिसको तुरंत हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुरंत उसको सेल कर सकते हैं। और ये विनियोग करने, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जिस डेट को इन्वेस्टमेंट किया है उससे एक समय से एक वर्ष, 1 ईयर से अधिक समय के लिए ये नहीं होता। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये
तुरंत नहीं बेच सकते हम, और इनमें भी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो 1 ईयर से अधिक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फिक्स्ड टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं ये जनरली कॉस्ट पे किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं इन्वेस्टमेंट की। मार्केट वैल्यू हो सकती है, यानी एट प्रेजेंट कब क्या है उसकी मार्केट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब कि इट इज़ द प्राइस रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये वो प्राइस होता है कि अगर उसको मान लीजिए कि आप एक सिक्योरिटी कहीं से या कोई बॉन्ड या कुछ परचेस कर रहे हैं, तो उसको परचेस करने में अगर आपने कुछ कमीशन दिया या समथिंग कुछ भी कुछ और खर्च किया है तो वो भी उसमें इंक्लूड होगा, दैट इज़ कॉल्ड नेट वैल्यू। एंड फेयर वैल्यू होता है वो प्राइस जहाँ पर सिक्योरिटी एग्रीड बिटवीन अनरिलेटेड सेलर एंड बायर इन एन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। एंड जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू यानी उसके ऊपर जो प्रिंट रहता है प्राइस, जैसे 10 रुपये का अगर मान लीजिए आप शेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर उसका फेस वैल्यू उसके ऊपर 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो 10 रुपीज़ का या वो एक पर शेयर 10 रुपीज़ का है तो वो 10 रुपीज़ दैट इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू। और वो समय पर इंक्रीज अगर हो रहा है तो उसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है कि 10 रुपये का एक शेयर जो कि आपने खरीदा था आज वो 100 रुपये का हो गया, तो 100 रुपये क्या है उसकी मार्केट वैल्यू है। और फेस वैल्यू क्या है जो उसके ऊपर प्रिंट है, ठीक है। और नेट वैल्यू ये है जो उस एक बॉन्ड को या शेयर को आपने परचेस करने के लिए या सेल्स करने के लिए उसके ऊपर जो खर्च किया है वो भी उसमें जो वो प्राइस रहता है उसको लेस कर दिया जाता है, तो नेट वैल्यू कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो टाइप्स मैंने बताए उसके हिसाब से अब हम देखेंगे कि जो कम इंटरेस्ट प्राइस रहता है और विदाउट इंटरेस्ट प्राइस, यानी दो रहता है इसमें, कम इंटरेस्ट और दूसरा होता है एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो कम इंटरेस्ट होता है इसको हिंदी में बोलेंगे ब्याज सहित, मतलब इसमें ब्याज सहित जो भी उसका इंटरेस्ट है उसके साथ उसको परचेस किया जाता है और उसी इंटरेस्ट के साथ ही उसको फिर सेल किया जाता है, तो ये होता है कम इंटरेस्ट। व्हेन द सेलर ट्रांसफर द राइट ऑफ रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन द नेक्स्ट डिक्लेरेशन डेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट इज नोन एज कम इंटरेस्ट सेल परचेज प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि सेलर सेल्स करता है वो अक्रूड इंटरेस्ट के साथ उसको, मतलब जिस डेट को भी वो सेल करता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट वो 3 महीने में मिल सकता है, 6 महीने में मिल सकता है, 1 साल में मिल सकता है, और उस समय तक कितना इंटरेस्ट अक्रूड किया गया वो इसमें शामिल रहता है। डिटर्मिनेशन जो करते हैं हम एक्चुअल प्राइस एंड सेल्स प्राइस का, उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है एक्चुअल प्राइस परचेस प्राइस इज इक्वल टू जो परचेस प्राइस है प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेस, परचेस करने के लिए जो एक्सपेंस किया गया है वो भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं और उसमें से माइनस करते हैं सेलर शेयर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कम इंटरेस्ट वाला है मतलब इंटरेस्ट के साथ है, तो सेलर जिस डेट को खरीद रहा है बेच रहा है वो उस डेट तक उसका इंटरेस्ट का शेयर उसका कितना था, ये यहाँ पर देखते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करने पर हमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और उसके बाद में सेकंड होता है एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जो सेल्स प्राइस होता है उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस यानी सेल करने के लिए कुछ एक्सपेंस अगर किया हो तो वो सेल्स करने से, सेल से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस किया है तो वो होगा सेलिंग एक्सपेंसेस। तो उस सेलिंग एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, उसमें सेल्स प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस सेलर शेयर ऑफ इंटरेस्ट इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये कम इंटरेस्ट था। दूसरा वाला होता है एक्स इंटरेस्ट, वो वाला हम लोग बाद में देखेंगे। अभी लेट्स सी
एक क्वेश्चन देखते हैं कम इंटरेस्ट के बेस पे कि कम इंटरेस्ट में फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हम प्राइस कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को फिट करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, एक क्वेश्चन है ये देखिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सितंबर 2007 को सुरेश ने 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट द रेट ऑफ ₹120 ईच कम इंटरेस्ट। मतलब जो डिवेंचर 100 रुपये का था उसने कितने डिवेंचर्स लिए, 15 डिवेंचर्स। उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% दिया हुआ है। उसने परचेस किया कितने पर, 120 रुपीज़ पे, कम इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के साथ है ये, इन विमल्स कंपनी लिमिटेड। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिवेंचर्स ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। ये ध्यान रखिएगा, 2 बार इंटरेस्ट यानी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया जाता है। कब, एक तो 31 मार्च को, दूसरा होता है 30 सितंबर को। तो यहाँ पर देखिए परचेस की डेट क्या दी है, इसको आप ध्यान रखेंगे 1 सितंबर है ना, और इंटरेस्ट पेड हो रहा है कब, 30 सितंबर को। तो जो 1 महीने का इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ से, इसको हमको कैलकुलेशन इसका करना पड़ेगा कि 1 महीने का इंटरेस्ट किसको मिलेगा, जो परचेजर है उसको मिलेगा, ठीक है, सेलर को नहीं। उस 1 महीने का मतलब 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच का इंटरेस्ट किसको मिलेगा, परचेजर को। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर अच्छे से आपको ये क्लियर होगा। देन फिर फर्दर इंफॉर्मेशन दी है, सुरेश पेड ₹80 फॉर ब्रोकरेज, है ना, ब्रोकरेज दिया उसने, उसमें इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स भी इंक्लूडेड है। ₹50 फॉर स्टैम्प, स्टैम्प के लिए उसने 50 रुपीज़ खर्च किया, एंड ₹20 फॉर ट्रांसफ़र फीस, ट्रांसफ़र फीस एज ट्रांसफ़र फीस उसने 20 रुपीज़ पे किए। तो ये टोटल उसने एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है। इसको फिर से देखेंगे, एंड सेलर भी पे कर रहा है, ब्रोकरेज कितना दे रहा है, 60 रुपीज़ दे रहा है। फाइंड आउट द एक्चुअल परचेस प्राइस एंड सेल्स प्राइस। अब इस क्वेश्चन में हमको परचेस प्राइस निकालना है और सेल्स प्राइस निकालना है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि परचेस प्राइस प्लस परचेस एक्सपेंसेस, एक्चुअल परचेस प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, जो परचेस प्राइस दिया है, परचेस प्राइस प्लस परचेस एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट अप टू डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज यहाँ पे क्या है, 1 सितंबर, ठीक है। लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या थी, 31 मार्च, उसके बाद में फिर 30 सितंबर होगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो परचेस प्राइस होगा वो परचेस प्राइस, परचेस करने वाला कितने का ले रहा है, सुरेश को परचेस प्राइस कितना है, 120 रुपीज़ है, इंटू कितने उसने लिए डिवेंचर्स, 15 डिवेंचर्स लिए, तो 120 इंटू 15 करेंगे, प्लस उसमें उसने 80 रुपीज़, ये किसका कर रहे हैं, सुरेश का, 80 रुपीज़ उसने ब्रोकरेज के लिए खर्च किया, तो वो 80 रुपीज़ प्लस हो जाएगा। देन 50 रुपीज़ उसने लिया किसके लिए, स्टैम्प के लिए, एंड 20 रुपीज़, तो 80, 50 एंड 20 इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर परचेज प्राइस क्या निकला, सुरेश के लिए परचेज प्राइस क्या होगा, 120 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ रहा है, प्लस 150 माइनस, अब हम यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट फॉर द पीरियड। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो इंटरेस्ट फॉर द पीरियड हम निकालेंगे तो कॉस्ट पे निकाला जाता है, इसीलिए कितने डिवेंचर्स उसने लिए, 15 डिवेंचर्स, और कितने का एक डिवेंचर है, 100 रुपीज़ का, तो 15 इंटू 100, 1500 हो गया, इंटू हम 8 करेंगे, 8 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% डिवेंचर्स है, 8/100 हो गया, इंटू अब यहाँ पर देखिए कितने मंथ्स का हो गया, 31 मार्च को पे हुआ, तो उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 5 मंथ्स का, क्योंकि परचेस कब किया उसने, 1 सितंबर को, तो जो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट है उसको हम 5 मंथ्स के लिए हम क्या लिखेंगे, 5/12 लिखेंगे। और अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से इसको कितना आया, 50। अब तो 1800 प्लस 150 माइनस 15,
-50 इज इक्वल टू 1900। कैलकुलेट करके देख लीजिए इसको। ये था एक्चुअल परचेस प्राइस। ये किसके लिए था? सुरेश के लिए, क्योंकि परचेसर कौन है? सुरेश है। अब हम निकालेंगे एक्चुअल सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्राइस माइनस सेल्स एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट अप टू डे ऑफ सेल्स। तो लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या थी? 31 मार्च एंड डेट ऑफ सेल क्या था? 1 सितंबर। ये ध्यान रखेंगे। तो इसका परचेस प्राइस निकालना है। परचेस प्राइस कितना होगा? 120 इंटू सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। सेलर का सेलिंग प्राइस है ना, परचेसर के लिए परचेसिंग प्राइस हो जाएगा। तो 120 इंटू 15 कर देंगे, वो तो 1800 हो गया। अब यहाँ पर इसने क्या क्या 60 रुपीज़ सेलर भी पे कर रहा है ब्रोकरेज के लिए। तो 60 प्लस, अब सेम वैसे ही करेंगे 1500 इंटू 8/100 इंटू 5/12, क्योंकि 5 मंथ का था। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 60 प्लस 50, और इसको एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है 1690। ठीक है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? 1690, और एक्चुअल परचेस प्राइस कितना आया? 1900। इस तरह से ये कैलकुलेशन अब बस ध्यान रखेंगे परचेसर के इसमें कर रहे हैं या फिर सेलर के, और उसके बाद में फिर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज ये जैसा दिख रहा है, सिंपल है। जर्नल एंट्रीज फॉर द परचेस ऑफ सिक्योरिटी, उसके लिए होगा वो जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी, अगर उसका नाम है तो उसको डेबिट करेंगे, उसका इंटरेस्ट डेबिट करेंगे एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और जब हम फर्स्ट इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो रिसीव जब होगा इंटरेस्ट तो बैंक अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। देन रिसीव द सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, तो यहाँ पर भी बैंक अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और एक्रूड इंटरेस्ट किसके लिए रहेगा? यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट अगर वो है तो डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करते हैं। मेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे उसमें मेन क्या रहता है? कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्राइस और एंड परचेस प्राइस। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि जो एक्स इंटरेस्ट या जो होता है उसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।